कैमरा इधर करो। नहीं हुआ। लाइव कर दिया। ठीक। कमेंट दे दो यहाँ थोड़ा। क्या हाल चाल है बताइए। ठीक है। चलिए। तो कौन सा क्लास का इंफॉर्मेशन है सर? क्या लिखा है जी? मॉडर्न हिस्ट्री नहीं लगाना चाहिए जी। ओ, क्या लिखा है? आइए देखते हैं। सीधा मॉडर्न लिख देता, मॉडर्न हिस्ट्री। तो खैर कोई बात नहीं है। देखिए, आपको प्राचीन भारत का इतिहास हम खत्म कर दिए हैं। प्राचीन के बाद हम लोगों को मध्यकाल के बारे में पढ़ना होता है, और मध्यकाल को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले सेशन में ये कहा था कि प्राचीन के बाद जो है पहले मॉडर्न पढ़ा दिया जाए, उसके बाद जो है हम लोग मध्यकाल पढ़ेंगे। ये आप ही लोग का निर्णय था, मेरा नहीं था। अधिकतर लोग जो है बोले थे कि मॉडर्न की ही शुरुआत किया जाए। कुछ एक्का दुक्का लोग जो है मेडेवल पढ़ाने की बात किए थे। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडेवल की तुलना में जो है मॉडर्न ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आज से हम लोग मॉडर्न की एक तरफ शुरुआत करेंगे, और दूसरी तरफ जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक तरफ मॉडर्न की शुरुआत, और दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो दूसरी तरफ जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रश्न क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं उसको भी हम लोग करेंगे। और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य तक प्रश्न को कर चुके हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद जो भी है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त है, गुप्तोत्तर काल है, दक्षिण भारत का इतिहास है, तो उन सभी चैप्टरों के क्वेश्चन को भी जो है हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन को भी जो है हम लोग देखेंगे। तो आज से मॉडर्न की शुरुआत कर न दें। चलिए, इसके बाद जो है कल, यानी बीता हुआ कल अगर देखा जाए 16 जुलाई को जो है बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है 2025 में। 19,838 पोस्ट के लिए जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी जानकारी है, हमारी जानकारी के अनुसार जो है ज्ञान बिंदु के बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, अच्छा स्कोर रहा है। और देखिए, सब चीज का एक प्रोसेस होता है। गांव घर में एगो कहावत है, अधजल गगड़ी छलकत जा। समझ गए? यानी जब बर्तन में कम पानी होगा ना तो थोड़ा ज्यादा शोर करेगा, ठीक है। और पानी से जब बर्तन भरा हुआ होगा तो वो बर्तन शोर नहीं करता है। समझ गए? तो यही चीज है
तो देखिए, हर कुछ एक प्रोसेस के तहत होता है, अचानक कुछ भी नहीं हो जाता है। जैसे आप तैयारी ही कर रहे हैं, आपका सिलेबस ही है, तो एक प्रोसेस के तहत जो है आपका सिलेबस खत्म किया जाएगा। आप चाहिएगा कि आज हम ज्वाइन किए, 2 दिन के बाद मेरा सिलेबस खत्म हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हर कुछ एक प्रोसेस के तहत होता है। तो जो प्रोसेस से हम छात्रों को गुजरवाए हैं बिहार पुलिस एग्जाम में, बिहार पुलिस की तैयारी को लेकर के, बिहार पुलिस की तैयारी को लेकर के छात्रों को जो है पहला क्वेश्चन बैंक से गुजरवाए, फिर पूरा सिलेबस से गुजरवाए, फिर रिवीजन और आपको प्रैक्टिस सेट से गुजरवाए, फिर प्रैक्टिस सेट का जो है डिस्कशन करवाए हैं, समझ गए। तो सब प्रोसेस से गुजरवाए हैं, इसी वजह से जो है अच्छा रिस्पांस जो है आपको विद्यार्थी का रहा है। और देखिए, क्वेश्चन एनालिसिस तब करवाया जाता है जब 100 के 100 क्वेश्चन आपके पास आ जाए। जब 100 के 100 क्वेश्चन आपके पास आ जाए, तब जाकर के जो है क्वेश्चन एनालिसिस करवाना उचित रहता है। और यहाँ बिहार पुलिस में तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन सेम भी है। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए, कुछ क्वेश्चन सेम भी है और कुछ क्वेश्चन अलग अलग भी है। और मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन, कोई बोल रहा है ये क्वेश्चन था, कोई बोल रहा है ये क्वेश्चन नहीं था। हर प्रकार की बातें निकल करके सामने आ रही है। जो भी मिस्टर चंचल यादव, अगर आप चाहते हैं डिस्कशन करवाएं, तो आपको जो है हम कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, और आप जो है बाबू पूरा क्वेश्चन 100 का 100 क्वेश्चन भेज दीजिए। आप अभी 100 क्वेश्चन भेज दीजिए, हम अभी डिस्कशन करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब तक 100 क्वेश्चन ना मिले तब तक मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हम जब भी एनालिसिस करवाए हैं, बिहार दरोगा का हो या कोई भी एग्जाम का हो, क्वेश्चन जो एनालिसिस हम करवाते हैं, 100 क्वेश्चन जब तक हम लेकर के नहीं आते हैं तब तक हम एनालिसिस नहीं करवाते हैं। क्योंकि विदाउट 100 क्वेश्चन आप सही रूप में एनालिसिस कर ही नहीं सकते हैं। 25-50 क्वेश्चन लेकर के आकर के यूट्यूब पे हो करना ये उचित नहीं समझते हैं। तो इसी वजह से जो है ज्ञान बिंदु के तरफ से जो है क्वेश्चन आंसर को लेकर के कोई सेशन जो है आयोजित नहीं किया गया है, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन किसी भी जिला के आए ही नहीं हैं। लेकिन हाँ, आज सुबह में जो है, अभी थोड़ा देर पहले जो है आया है मेरे पास, उसमें भी हम देखे नहीं, हम तो सीधा टाइपिस्ट को भेज दिए हैं। आपको 100 क्वेश्चन है भी या नहीं है, देखिए कुछो करे विद्यार्थी, ठीक है, कुछो करे, क्या कहते हैं, CSBC बोर्ड। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर है, मार्केट में ओरिजिनल क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो आज सुबह में आया है, तो टाइपिस्ट को भेजें, ये देखना पड़ेगा इसमें भी 100 है या नहीं है। अगर 100 हो जाएगा तो फिर हमको लगता है तो चलिए मॉडर्न की शुरुआत करते हैं, क्या बाबू ना। आइए, आइए बाबू, अब कमेंट हटा दीजिए, आइए पढ़ते हैं। देखिए, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत
का इतिहास अगर देखा जाए तो जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें बेसिकली अंग्रेजों के बारे में पढ़ना होता है। अंग्रेजों के बारे में पढ़ना होता है। अंग्रेज लोग भारत आए। अंग्रेज लोग भारत आए। अंग्रेज लोग भारत आए और फिर अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। व्यापारी बनकर आए थे। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार किया। जब अंग्रेजों की व्यापारिक स्थिति भारत में मजबूत हो गई, तब अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और जब भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे अंग्रेज भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ बना लिया, मजबूत बना लिया। और फिर अंग्रेज भारत के धर्म में हस्तक्षेप करने लगे। और फिर अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। और अंग्रेजों ने भारत में शासन किया, उस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण भी किया। अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों का शोषण किया गया। अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत के लोगों का शोषण किया। भारत के लोगों का शोषण किया। उस शोषण के खिलाफ ही भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद किए। और वही आवाज स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में उभरा। और फिर लंबे समय तक स्वतंत्रता आंदोलन चलते रहे। कई सत्याग्रह, कई बड़े आंदोलन हुए, कई विद्रोह हुए। और फाइनली अंग्रेज को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों का भारत आगमन एक व्यापारी के तौर पर हुआ। और फिर अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए भारत पर शासन किया। भारत पर शासन किया। भारतीयों का शोषण किया। उस शोषण के खिलाफ जो आवाज बुलंद हुआ, उस शोषण के खिलाफ जो आवाज बुलंद हुआ, वही शोषण जो है स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म दिया। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन हुए और फिर आगे चल करके भारत को आजादी मिली। तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी के तौर पर आई थी। तो भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। भारत में जो कई सारी यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हुआ, उसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ये तमाम यूरोपीय कंपनी भारत आई। ये सभी की सभी यूरोपीय कंपनी जो है आपको भारत आई। तो ये सभी की सभी यूरोपीय कंपनी जो भारत आई,
इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अंग्रेजों की कंपनी हुआ करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है अंग्रेजों की कंपनी हुआ करती थी। अंग्रेजों की कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अंग्रेजों की कंपनी हुआ करती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 ईस्वी में हुई है, लेकिन उससे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में ही हुई थी। और सबसे पहले पुर्तगाली लोग ही भारत व्यापार करने के लिए आए थे। तो इसलिए आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ने से पहले जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पुर्तगाली के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर इसके बाद जो है आगे अगर देखा जाए तो आगे जो हम लोग को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी पढ़ना होगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहास का थोड़ा सा सिलेबस भी आप जान लीजिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास का सिलेबस क्या है, कौन कौन टॉपिक हमें पढ़ने हैं। मतलब एक ओवरव्यू दिए हैं कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास है पूरी तरीका से जो है अंग्रेज केंद्रित होगा, पूरी तरीका से जो है अंग्रेज केंद्रित होगा, अंग्रेज केंद्रित होगा। तो थोड़ा सा जो है आप लोग बाबू सिलेबस जान लीजिए। देखिए कुल जो है 10-12 टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास में, ध्यान से सुनिएगा। एक टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फिर एक टॉपिक है आपको 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी का भारत, 18वीं सदी का भारत। फिर एक टॉपिक है आपको बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। उसके बाद एक टॉपिक है ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। फिर एक टॉपिक है 1857 का विद्रोह तथा अन्य विद्रोह, 1857 का विद्रोह तथा अन्य विद्रोह। उसके बाद एक टॉपिक है 19वीं-20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर एक टॉपिक है कांग्रेस तथा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। और फिर उसके बाद उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग, क्रांतिकारी युग, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, आजादी के बाद का भारत। यही सब टॉपिक है, यही सब टॉपिक है। इन टॉपिकों को ही आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का जो ये सब 10, 12, 15 जो भी टॉपिक हमने आपको बोला है, ये आपका सिलेबस है आधुनिक भारतीय इतिहास का। तो आप सबसे पहले सिलेबस को नोट कर लीजिए और लिखिए। आधुनिक भारतीय इतिहास सिलेबस। देखिए सिलेबस पता होना बाबू जरूरी है, ठीक है। अरे सिलेबस लिखिए। अरे कहाँ गया स्टाफ सब, कहाँ गया जी? कौन कौन है अभी ऊपर नीचे दोनों में? कौन कौन है? तुम ही दोनों है ऊपर में? कौन है? कौन है दिखाओ तो, बोला तो। लिखिए आधुनिक भारतीय इतिहास सिलेबस।
कौन है? तुम है जी? हाँ। और कौन है? कौन है सौरभ? बोलो 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 जो भी है। आधुनिक भारतीय इतिहास सिलेबस का पाठ्यक्रम हिंदी में लिखना है तो लिखिए पाठ्यक्रम। अरे तुम भी ना एग्जाम दी है जी, तुम्हारा एग्जाम था ना 16। कब है तुम्हारा एग्जाम? 21 को है? 23 को है? इसमें कोई एग्जाम दिया है जी? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ। खड़ा हो जाओ। कहाँ था सेंटर? पटना? कहाँ? सिवान? कैसा रहा एग्जाम तुम्हारा? ठीक रहा? स्टैटिक्स का सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है 12 गो क्वेश्चन आया है, कोई बोल रहा है 15 गो आया है, कोई बोल रहा है 20 गो आया है। ठीक है, तू लोग स्टैटिक्स नहीं पढ़ता है। ठीक है। हाँ। कैसा रहा एग्जाम बाबू? ठीक रहा? कौन है जी? हाँ। वो तो नीचे में था, वो तो नीचे से ऊपर आया है अभी। ए कहाँ गया जी? स्टाफ उसको बुलाओ। उधर से आ रहा है। ठीक है बैठो। लिखिए पहला टॉपिक। अरे तुम लोग यहाँ रहो यार, सामने में रहो, सामने में रहो। हाँ। पहला टॉपिक। भारत में तुम ही चारो है जी? क्लासरूम में रहता है? अच्छा। है? कार्ड भी चेक करता है? हाँ। तो क्लासरूम में जो रहता है तो इस क्लासरूम में तो हम हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो विद्यार्थी इधर उधर नहीं करता है। लेकिन ऊपर वाले क्लासरूम में जो है विद्यार्थी क्या करता है, एक तो बतियाता है, दूसरा मोबाइल चलाता है, तीसरा पढ़ता न है। ठीक है, इधर उधर करता है। तो जो भी ऊपर वाले क्लासरूम में रहता है वो गेट पर नहीं बैठल रहेगा, राउंड मारेगा क्लासरूम में कौन क्या कर रहा है। अगर मान लिया जाए कि कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है, वो क्लासरूम आया है तो पढ़ाना मेरा काम है, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो टूल लगा करके वहां बैठल रहता है, वहां बैठल रहने से काम नहीं चलने वाला है। राउंड मारो। विद्यार्थी को कुछ कहना ना है, अगर नहीं पढ़ता है तो उसको पकड़ के मेरे पास लेकर के आ जाना, तुमको कुछ नहीं कहना है, उसको जो भी कहना है वो हम कहेंगे। ठीक है, तुमको सिर्फ इतना करना है कि राउंड मारना है और देखना है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ रहा है उसको प्रेम से पकड़ के ले आना है। ठीक है, तो क्लासरूम में आया पढ़ाना तो मेरा काम है, प्रेम से पकड़ के लाना है। आ जाइए बाबू, थोड़ा चलिए सर से मिला देते हैं, थोड़ा मिल लीजिए। ठीक है। तो हाँ, तो वो बैठने के लिए नहीं रखा गया है आप लोगों को। मेनली जो क्लासरूम में लोगों को रखा जाता है वो देखने के लिए बच्चों को कि जो है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इस क्लासरूम में तो सब ठीक ठाक रहता है, ऊपर वाला में दिक्कत रहता है। हाँ। तो ऊपर जाइए, आराम से देखिए कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, राउंड मारिए राउंड। समझ गए ना? और हर क्लास में, ऐसा नहीं कि दूसरे क्लास में जो है कि काम नहीं करना, हर क्लास में करना जो ऊपर में रहता है। जाइए। दूसरा। पहला, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सॉरी, पहला वही, ठीक है ठीक है, पहला है पहला है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा, 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत। तीसरा। तीसरा, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर
कॉमा गवर्नर जनरल, कॉमा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। चौथा, चौथा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत पर प्रभाव। पांचवा, 1857 का विद्रोह तथा अन्य विद्रोह, 1857 का विद्रोह तथा अन्य विद्रोह, 1857 का विद्रोह तथा अन्य विद्रोह। नेक्स्ट, 19वीं-20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट, 19वीं-20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं-20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं-20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं-20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट, नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट, उदारवादी युग, नेक्स्ट उग्रवादी युग, उग्रवादी युग। नेक्स्ट, गांधी युग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद उदारवादी युग, नेक्स्ट उग्रवादी युग, नेक्स्ट गांधी युग, गांधी युग। उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधी युग। उदारवादी लिखो ना ये लड़की, उदारवादी लिखो। कहां लिखी है उदारवादी? दिमाग नहीं काम कर रहा है जी। चलिए नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट है, क्या छूटा है? अरे क्या फिर से बोले? कहां से फिर से बोले? है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। आगे, ब्रिटिश काल में शिक्षा और प्रेस का विकास, ब्रिटिश काल में शिक्षा और प्रेस का विकास, ब्रिटिश काल में शिक्षा और प्रेस का विकास।
ब्रिटिश काल में शिक्षा और प्रेस का विकास। आगे, स्वतंत्रता के बाद का भारत। 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 ठीक है, कितना टॉपिक हुआ? 14 गो। हाँ, हो गया। अब पहला टॉपिक हेडिंग मारिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कि जो उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग है ना, इसको सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी लिख सकते थे, यानी 3 का 1 हो जाता, यानी 12 हो जाता उस कंडीशन में, समझे? तो हेडिंग मारिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला टॉपिक। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला टॉपिक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहला टॉपिक है ये। चलिए, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये पहला टॉपिक है। ठीक है बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पहला टॉपिक है। देखिए बाबू, आपको अगर देखा जाए तो भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनी आई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अनेकों यूरोपीय कंपनी भारत आई। जो अनेकों यूरोपीय कंपनी भारत आई, ये यूरोपीय कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी। ये यूरोपीय कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई थी। ये यूरोपीय कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई थी। जो अनेकों यूरोपीय कंपनी भारत व्यापार करने के लिए आई, उन यूरोपीय कंपनियों में अगर देखा जाए तो भारत आने वाली जो प्रथम यूरोपीय कंपनी है वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने वाली जो प्रथम यूरोपीय कंपनी है वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी है। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापार करने के लिए, और सबसे अंतिम में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़कर गई। सबसे पहले आई और सबसे अंतिम में गई, मतलब सबसे लंबे समय तक भारत में रहने वाली जो यूरोपीय कंपनी है वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह कंपनी सबसे पहले भारत में आई और सबसे बाद में यह कंपनी भारत से गई। यानी भारत में सबसे लंबे समय तक जो कंपनी रही है उसका नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो नीचे से आप, ये तो हेडिंग है, अब उस हेडिंग में एक सब हेडिंग मारिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। हेडिंग में एक सब हेडिंग मारिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी।
पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। डैश देकर लिखिएगा। भारत आने वाली डैश देकर लिखिएगा। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी तथा भारत से सबसे अंतिम में जाने वाली कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। अर्थात भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। अब सुनिए एक बात, देखिए बाबू, कुछ चीज समझिएगा। एशिया महादेश है ना जी, वैसे ही यूरोप महादेश है, अफ्रीका महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश है, दक्षिणी अमेरिका महादेश है। ये आपको यूरोप महादेश है। ये आपको यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश की अगर हम बात करें, यूरोप महादेश की अगर हम बात करें, यूरोप महादेश की अगर हम बात करें
तो यूरोप महादेश में जो कंपनी स्थापित हुई उसे यूरोपीय कंपनी कहा गया। आखिरकार सवाल ये उठता है कि ये कंपनी भारत ही व्यापार करने के लिए क्यों आई? यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन ही क्यों हुआ? यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन ही क्यों हुआ? यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन इसलिए हुआ क्योंकि भारत खनिज संसाधनों से संपूर्ण देश था, परिपूर्ण देश था। एक बात बताइए कि आप अपने अपने जिला से पटना ही क्यों आए जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए? कहीं ना कहीं पटना में तैयारी अच्छा होता होगा, इसलिए आप आए हैं। सीधी सी बात है। अगर मान लिया जाए कि आपके जिला में ही अच्छी तैयारी करवाई जाती तो फिर आप पटना थोड़े आते, नहीं आते आप पटना। समझ गए? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पटना में है, लेकिन आप आए हैं तो ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कितना आप तैयारी करते हो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है, बताने का जरूरत ना है, सिर्फ दोनों आदमी जानते हैं, बात खत्म। सच तो यही है। कितना परसेंट विद्यार्थी पढ़ता है वो हमको पता है। ठीक है, अगर किसी लॉज में 20 गो लड़का है ना, मुश्किल से 2 गो मिलेगा, 5 गो कहां से, मुश्किल से 2 गो, वो भी मुश्किल से 2 गो पढ़ने वाला मिलता है। बाद बाकी जो है सब खाना पूर्ति करता है। ठीक है, लड़की के लॉज में भी यही हाल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़का जो है, लड़के तो नहीं पढ़ता है, लड़की तो एकदम खूबे पढ़ती है, ऐसा भी बात न है। लेकिन हाँ, लड़का के तुलना में लड़की का स्थिति थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा सा बढ़िया है। पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए, लड़की के ऊपर जो है ना प्रेशर रहता है कि तुमको 21 साल का समय दे रहे हैं, 1 साल बाद तुम्हारा शादी कर देंगे। लड़का के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। तुम लोग के ऊपर भी रहता है। तुम लोग के पिताजी बोल तुम्हारा शादी कर देंगे, तुमसे कौन करेगा बेरोजगार से शादी? बेरोजगार से शादी होता है जी? है? बढ़िया लड़की तो बेरोजगार से नहीं है शादी करेगी। लव मैरिज खिलाएगा क्या? हवा पिलाएगा, हवा पिला के रखेगा। लव मैरिज तुमसे लव कौन करेगी? है, 2 गो है। 2 गो है, तुम तो पहले ये अनैतिक हो गया। तुम बड़ी उसका जानकारी रख ले है। देखो, जीएफ बीएफ वाला खेल मत खेलो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। चलिए सुनिए, तो हम आपको ये बात बतला रहे थे कि आखिरकार यूरोपीय कंपनी भारत ही क्यों आई। यूरोपीय कंपनी भारत इसलिए आई क्योंकि भारत जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण था, भारत खनिज संपदा से भरा हुआ देश था। प्राचीन इतिहासकारों से लेकर आधुनिक इतिहासकारों तक ने
अपनी रचना में, प्राचीन इतिहासकारों से लेकर आधुनिक इतिहासकारों तक ने अपनी रचना में भारत को अपार खनिज संसाधन वाला देश बतलाया है। भारत को अपार खनिज संसाधन वाला देश बतलाया है। भारत को अपार खनिज संसाधन वाला देश बतलाया है। और जानते हैं बाबू, भारत और यूरोप का संबंध, ये यूरोप महादेश है, ये भारत है। भारत और यूरोप का संबंध बहुत पुराना था। प्राचीन काल से भारत और यूरोप का संबंध रहा है। आप देखिए ना, प्राचीन काल में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर यूरोपीय ही था, सिकंदर यूरोप का था, सिकंदर यूरोपीय था, सिकंदर यूरोप का था, सिकंदर यूरोपीय था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत और यूरोप का संबंध जो है बहुत पुराना है। लेकिन हुआ क्या जानते हैं बाबू, प्राचीन और आधुनिक के बीच में मध्यकाल आया और मध्यकाल में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। मध्यकाल में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और मुसलमानों ने उस मार्ग पर कब्जा कर लिया जिस मार्ग से यूरोपीय लोग भारत व्यापार करने के लिए आते थे। जिस मार्ग से यूरोपीय व्यापारी जिस मार्ग से यूरोपीय व्यापारी भारत व्यापार करने के लिए आते थे, उस मार्ग पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। उस मार्ग पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और जब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया तो फिर यूरोपीय व्यापारी भारत आने के लिए एक दूसरा मार्ग खोजने लगे। यूरोपीय व्यापारी भारत आने के लिए दूसरा मार्ग खोजने लगे। यूरोपीय व्यापारी भारत आने के लिए दूसरा मार्ग खोजने लगे, दूसरा मार्ग खोजने लगे, दूसरा मार्ग खोजने लगे, दूसरा मार्ग खोजने लगे। और जब यूरोपीय व्यापारी भारत आने के लिए दूसरा मार्ग खोजने लगे तो फिर भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई मतलब नए नए जगहों, नए नए स्थलों, नए नए देशों, नए नए महादेशों की खोज की शुरुआत हुई। नए नए महादेशों की खोज की शुरुआत हुई। नए नए महादेशों की खोज की शुरुआत हुई। नए नए महादेशों के खोज की शुरुआत हुई। खोज की शुरुआत हुई। बाबू आपको जो है भौगोलिक खोज की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुआ है। 15वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी का मतलब है 1400 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी। 16वीं शताब्दी का मतलब है 1500 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी। 17वीं शताब्दी का मतलब है 1600 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी। 18वीं शताब्दी का मतलब है 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी। 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी। 20वीं शताब्दी का मतलब है 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी। और 21वीं सदी का मतलब है 2000 ईस्वी से लेकर 3000 ईस्वी। 2000 ईस्वी से लेकर 3000 ईस्वी। 2000 ईस्वी से लेकर 2100 ईस्वी, सॉरी 21वीं सदी का मतलब है 2000 ईस्वी से लेकर 2100 ईस्वी। 2000 ईस्वी से लेकर 2100 ईस्वी, 2100 ईस्वी, समझे।
तो 15वीं शताब्दी का मतलब है 1400 से लेकर 1500, 1400 से लेकर 1500। 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। जब 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई, मतलब नए नए स्थलों की खोज की शुरुआत हुई, तो यूरोप महादेश के दो देशों ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यूरोप महादेश का दो देश भौगोलिक खोज में इंटरेस्ट लिया, मतलब भारत के लिए नया समुद्री मार्ग किधर से जाएगा, ब्राजील की खोज में, अमेरिका की खोज में, इंडोनेशिया के खोज में, सभी प्रकार के खोज में जो है नए भौगोलिक स्थलों की खोज में, नए भौगोलिक स्थलों की खोज में, नए भौगोलिक स्थलों की खोज में यूरोप महादेश के दो देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और नए भौगोलिक स्थलों की खोज में यूरोप महादेश के जिन दो देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, वो दो देश में एक आता है पुर्तगाल और एक आता है स्पेन। एक आता है पुर्तगाल और एक आता है स्पेन। यूरोप महादेश के अंतर्गत बाबू अगर आप देखेंगे तो यूरोप महादेश के अंतर्गत जो है ये स्पेन है, ये जो है स्पेन है, ई वाला पार्ट। और स्पेन के ही पश्चिम में यहां पर एक छोटा सा देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल, पुर्तगाल स्पेन दोनों जो है सटा हुआ है, ठीक है। पुर्तगाल, स्पेन के पश्चिम में पुर्तगाल है। स्पेन के पश्चिम में जो है अगर देखा जाए तो ये पुर्तगाल है, समझ गए। ये स्पेन है और इधर पुर्तगाल है, ये स्पेन है और इधर पुर्तगाल है। यही दो देश भौगोलिक खोज में अग्रणी भूमिका निभाया। और कहा जाता है कि इन दो देश के राजाओं को नए नए जगहों की खोज में मजा आता था, अच्छा लगता था। और पुर्तगाल और स्पेन के राजा और रानी ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन दिया, प्रोत्साहन दिया। जिस वजह से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज हो पाई, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज हो पाई। पता नहीं बिहार में होने वाले एग्जाम बोर्ड को वास्को डिगामा से इतना प्रेम है, वास्को डिगामा से सीएसबीसी बोर्ड हो, बिहार एसएससी बोर्ड हो, बीपीएससी बोर्ड हो, बीपीएसएससी बोर्ड हो, हर बोर्ड को बड़ी प्रेम है। कुछ पूछे ना पूछे, वास्को डिगामा जरूर पूछेगा। कभी पूछेगा भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज कौन किया है, तो वास्को डिगामा उत्तर होगा। कभी पूछेगा वास्को डिगामा भारत कब आया है, कभी पूछेगा वास्को डिगामा जब भारत आया था तो किसने उसका स्वागत किया, कभी पूछेगा वास्को डिगामा कौन तट पर आया था, कभी पूछेगा वास्को डिगामा कितनी बार आया था। समझे। तो वास्को डिगामा से बिहार में परीक्षा कंडक्ट करने वाले बोर्ड को बड़ी प्रेम है, बड़ी लगाव है। कुछ हो या ना हो वास्को डिगामा जरूर होगा, ठीक है। कल भी जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है उसमें भी वास्को डिगामा से प्रश्न आया है। और कल संभवतः जो हमारी जानकारी है, जो बच्चा बोला है, हम तो एग्जाम दिए नहीं है कि हम बोल दे कि नहीं यही क्वेश्चन था। बच्चा जो बोला है, जो मैसेज और किया है, उस आधार पर कि वास्को डिगामा जब भारत आया था तो उसका स्वागत किसने किया था, तो आंसर जेमोरिन होता, ठीक है।
तो इस प्रकार का कुछ था, कुछ रहा है कल के एग्जाम में। जो हमको बच्चा बोला है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन तो ओरिजिनल है नहीं कि जो है यही क्वेश्चन था, नहीं था। ठीक है, तो लिखिए। बहुत बच्चा तो यो मैसेज कर रहा है यूट्यूब पे, जो मास्टर सब करवा रहा है ऐसे कुछ कुछ करवा रहा है। सर देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, यो सब बच्चा मैसेज करता है, हैं? लिखिए। 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोप महादेश में जानते हैं एगो नया चीज फील किए हैं। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि बिहार पुलिस वाला को जो है, देखिए ऐसे जो है बैच तो बहुत खत्म किए हैं, लेकिन जो है बिहार पुलिस वाला को जब छुट्टी दिए थे न 14 तारीख को, बड़ी दुख हुआ था हो। ठीक है, मतलब बैच जैसे फाउंडेशन बैच में तो मतलब चलते रहता है, ये बढ़िया चीज है, भले अपना चलते रहता है। ये छुट्टी मतलब जो है घोषणा करने की घोषणा यानी अंतिम होने की घोषणा नहीं करते हैं, दुख होता है महाराज। ठीक है, ये दुख जो है ना मतलब पहले भी हुआ है, जैसे बिहार दरोगा बैच सब बहुत सारा बैच खत्म किए हैं, जिस जिस बैच को फेयरवेल पार्टी दिए है ना उसमें बड़ी दुख हुआ है। लेकिन बिहार पुलिस वाला में बड़ी दुख हुआ, समझे, क्योंकि उन लोग को बहुत पढ़ाए हैं। ठीक है, 2 से 3 महीना में हमको लगता है बहुत पढ़ाए हैं, बहुत ज्यादा लगा हो गया था बिहार पुलिस वाला से, यानी कम दिन में जो है ज्यादा समय दिए तो ज्यादा अटैचमेंट हो गया। तो फेयरवेल पार्टी सब जो है ना सोचे नहीं देंगे, बड़ी दुख होता है बाद में। ठीक है, और मतलब जो है ना एनर्जी लेस एक प्रकार से, उसके बाद जो है लगता है कि पता नहीं कुछ खो गया है। ठीक है, 14 तारीख से सच पूछिए ना तो हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती जो है पढ़ा रहे हैं, समझे। तो लेकिन कल जो है, कल एक नया बैच आ रहा है बीपीएससी का, तो हो सकता है वहां से एनर्जी गेन करे, नया एनर्जी आए, समझे। कल से जो है, आपको पता है एक बात, नहीं पता है, कल से यानी 18 जुलाई से, कल शुक्रवार होगा। ठीक है, कल से यानी 18 जुलाई से जो है बीपीएससी का एक फाउंडेशन बैच ला रहे हैं, बीपीएससी का फाउंडेशन बैच ला रहे हैं, बीपीएससी का फाउंडेशन बैच। देखिए अभी तक बीपीएससी का जो भी बैच आया है टारगेट बैच ही आया है, बीपीएससी का पहला फाउंडेशन बैच ला रहे हैं। ठीक है, और बीपीएससी टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच में अंतर ये है कि टारगेट बैच में जो है, जैसे बीपीएससी टारगेट बैच 71वीं आया है तो पीटी को लेकर टारगेट है तो सिर्फ पीटी पढ़ाएंगे। फिर मेंस बैच आया है तो मेंस को लेकर टारगेट है तो सिर्फ मेंस पढ़ाएंगे। लेकिन जो बीपीएससी फाउंडेशन बैच होगा उसमें जो है प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू यानी तीनों की तैयारी जो है अभी से करवाएंगे। अंतर यही होगा बीपीएससी फाउंडेशन और बीपीएससी टारगेट बैच में। टारगेट बैच में जो है तुरंत सिलेबस खत्म करना रहता है, जो आगे में है उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस खत्म करना होता है। तो जो अभी अभी तो 71वीं बीपीएससी का ही नोटिफिकेशन आया है, 72वीं बीपीएससी का तो अगले साल आएगा, अगले साल उसका एग्जाम होगा। मतलब 12 से 14 महीना अभी हमारे पास समय है, और 3 घंटा का बैच है।
12 से 14 15 माह में जो है पूरी तरीका से विद्यार्थी को तैयार किया जा सकता है, समझ गए, अगर सलीके से काम किया जाए तो। ठीक है, तो कल से यानी 18 जुलाई से बीपीएससी का एक नया फाउंडेशन बैच आ रहा है, और वो बैच बीपीएससी सेंटर पर चलेगा। बीपीएससी सेंटर एनआईटी मोड़ के पास जो है केडी रॉय कैंपस, और उसका समय है 3 बजे से, समय है 3 बजे से, 3 बजे से समय है। ठीक है, 3 से 6, 3 से 6 लिखिए। क्या क्या लिखे हैं बाबू, हाथ हटाइए ना। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज, 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज, 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज की, 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज की, भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई जिसमें दो देश, पुर्तगाल और स्पेन ने, जिसमें 2 देश पुर्तगाल और स्पेन ने जिसमें 2 देश पुर्तगाल और स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका, पुर्तगाल और स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका, पुर्तगाल और स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाल और स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए भारत, यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए भारत इसलिए आना चाहती थी, आना चाहती थी क्योंकि प्राचीन इतिहासकारों से लेकर प्राचीन इतिहासकारों से लेकर आधुनिक इतिहासकारों तक ने, क्योंकि प्राचीन इतिहासकारों से लेकर आधुनिक इतिहासकारों तक ने आधुनिक इतिहासकारों तक ने भारत को खनिज संसाधन से पूर्ण देश के रूप में, खनिज संसाधन से पूर्ण देश के रूप में, खनिज संसाधन से पूर्ण देश के रूप में उल्लिखित खनिज संसाधन से पूर्ण देश के रूप में, खनिज संसाधन से पूर्ण देश के रूप में उल्लिखित किया है,
आइएगा समझिएगा बाबू, अब एक बात जानते हैं, पुर्तगाल और स्पेन दोनों में कंपटीशन लगा हुआ था कि हम नया स्थल की खोज करेंगे तो हम करेंगे, हम करेंगे तो हम करेंगे। दोनों में जो है कंपटीशन था। कहा जाता है कि 1487-88 ईस्वी में, कहा जाता है कि 1487-88 ईस्वी में, 1487-88 ईस्वी में, 1487-88 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय, 1487-88 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त कर, 1487-88 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त कर बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज एक नाविक का नाम था, एक साहसी यात्री का नाम था। बार्थोलोमियो डियाज एक नाविक थे, एक साहसी यात्री थे। बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के सम्राट जॉन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त कर भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने हेतु निकला, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने हेतु निकला, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने हेतु निकला। और फिर बार्थोलोमियो डियाज के बारे में कहा जाता है कि ये पुर्तगाल से निकले और ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश का पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट से यात्रा करते हुए ये अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर आया। ये अफ्रीका महादेश है, ऊपर में अफ्रीका महादेश का उत्तरी भाग, नीचे में अफ्रीका महादेश का दक्षिणी भाग। बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचे। बार्थोलोमियो डियाज यहां से आगे नहीं बढ़ पाए। बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट तक पहुंचे, यहां से वे आगे नहीं बढ़ पाए। और बार्थोलोमियो डियाज जो कि अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचे, इसे उन्होंने नाम दिया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप द्वीप, आशा अंतरीप द्वीप, आशा अंतरीप द्वीप। पूछा जाता है आपसे ये प्रश्न, अनेकों एग्जामों ने पूछा है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केप ऑफ गुड होप की खोज की है बार्थोलोमियो डियाज ने, बार्थोलोमियो डियाज ने, बार्थोलोमियो डियाज ने। समझ गए बाबू? तो नीचे से लिखिए, लिखिएगा। लिखिएगा, पुर्तगाली राजा, पुर्तगाली राजा जॉन द्वितीय पुर्तगाली राजा जॉन द्वितीय का, जॉन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त कर, जॉन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त कर
पुर्तगाली राजा जॉन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त कर बार्थोलोमियो डियाज बार्थोलोमियो डियाज बार्थोलोमियो डियाज 1400 87-88 ईस्वी में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करने निकला लेकिन वे अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट तक ही अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट तक ही पहुंच सके जिसे उन्होंने कैप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप द्वीप नाम दिया। कैप ऑफ गुड होप यानी आशा अंतरीप द्वीप नाम दिया। फुल स्टॉप। आशा अंतरिप द्वीप नाम दिया, फुल स्टॉप। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। अब सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए बाबू लोग। देखिए आपको जो है आंसर तो उसमें नहीं ना मिला है। हाँ भले नहीं मिला है आंसर, ठीक है, भले नहीं मिला है, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन आंसर वाला जो पीडीएफ आप लिए हैं, इसको जो है आप ले करके आइएगा, ठीक है ना। कल तो मॉडर्न पढ़ाएंगे, ठीक है, कल मॉडर्न ही पढ़ाएंगे। और अगले वीक में जो है आपको हम बता दें
जिस रोज 1.5 घंटा वाला क्लास रहता है उस रोज मॉडर्न पढ़ा देंगे, और जिस रोज 1 घंटा वाला क्लास रहता है उस रोज क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, जिस रोज 1.5 घंटा वाला रहता है उस रोज थोड़ा पढ़ा देंगे। ठीक है, 1.5 घंटा में बहुत कुछ आप पढ़ लीजिएगा, और 1 घंटा में हम लोग क्वेश्चन, 1 घंटा वाला जिस रोज क्लास रहता है उस रोज हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है ना। और जैसे मान लिया जब मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन आंसर करना है तो आप लोग को मौर्योत्तर काल पढ़ लेना है, पढ़ के आना है। जैसे मौर्योत्तर काल में सुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, हिंद यूनानी, शक, पहलव, यही सब पढ़ना है। तो ये सब पढ़ के आना है। इस चैप्टर में देखिएगा यही सब क्वेश्चन होगा, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण से। ठीक है, चलिए लीजिए बाबू, मिलते हैं कल। ठीक है, तो कल से बैच आ रहा है, पता है ना जी? कौन सी का बैच आ रहा? बीपीएससी का फाउंडेशन बैच। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। कल मॉडर्न ही पढ़ाएंगे, हम आपको स्पष्ट करते, कल मॉडर्न ही पढ़ाएंगे।